पहली कि वी विल जस्ट resume my class, will start class, or you get the invitation, or you get the invitation, you will get the invitation just before 10 minutes of the class. क्लास के 10 मिनट पहले आपको इनविटेशन जाएगी, तो प्लीज आप लोग 10 मिनट पहले ही अपना सारा मेल करें। ठीक, 10 मिनट पहले आपको मैं भेजा करूंगा इनविटेशन, नंबर 1। सेकेंड, ये जो कोई बच्ची है प्रिया विश्वास, उसको मेल रिसीव नहीं हो रहा है, तो एक दिन पिछली क्लास में भी कोई बोल रहा था कि उसको मेल रिसीव नहीं हो रहा है, तो ही में कॉन्टेक्ट विथ डॉक्टर जया शाही, उनसे मिल ले, वो देख ले क्या इशू है, क्या मेल उनका जो है वो जो दिया गया है अपलोडेड है, दैट इज सम फॉल्ट इन इट, और व्हाट वाज द इशू, और वहां से मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी डिपार्टमेंट से उस हिसाब से मैं ऐड कर लूंगा। क्योंकि अभी भी वो बच्ची बेचारी बार बार जो मुझे दिख रहा है कि एंट्री ले मांग रही है। ठीक, तो मुझे नहीं अभी क्लियर है, जो मेल मेरे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, all those persons are getting invitations, no mail is showing bounce in my record. If there is any issue, please contact the डॉक्टर जया शाही, उनसे आप मिलें, और उसके बाद मेरे डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग द मेल। ठीक, ये मैसेज आप लोग उनको कन्वे कर सकते हैं। तो बात हो गई, अब हम लोग जल्दी से स्टडीज पर आ जाते हैं। तो 2 व्यू पॉइंट्स वाज देयर विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनको आपको देख के आना है, एंड फर्दर वी आर गोइंग टू मेक डिस्कशंस ऑन इट। द फिगर्स कैन प्रूव नथिंग, एंड सेकंड वाज द फिगर्स कैन प्रूव एनीथिंग। तो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, these two statements are totally contradictory, because some statistical tools are applied, because collection of data have so many types of chances to be get error to be passed, और मैनिपुलेशन कैन बी डन। अगर मुझे लगे कि ये डिजायर रिजल्ट मुझे चाहिए, तो अगर मैं शुरुआत से ही फिगर्स में ही कुछ मैनिपुलेशंस करते हुए चलूं, then I can achieve that value which going to be shown as the result which I deem to be correct for me, which I want to produce for the society। मुझे पता है कि मुझे कैसे रिजल्ट चाहिए कि जिससे मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे गेट इम्प्रेस्ड विद माय वर्क। तो अगर मुझे ये पता है, तो मैं पहले से ही ऐसा डेटा क्यों ना कलेक्ट करूं कि जो मुझे आसानी दे। तो इसी तरीके से मैं चलूँ कि जो मुझे कोई भी डाटा ही इस तरीके से कलेक्ट करूँ कि जो मुझको बिल्कुल सही सही इस तरीके से जाए कि द डिजायर्ड रिजल्ट आई विल गेट। थोड़ा लाइट का इशू आज मेरे यहाँ, तो ये कैमरे की पोजीशन खराब दिखाई देगी, और बीच बीच में नेटवर्क का भी इशू है, तो अगर हल्का सा दिक्कत आए तो यू हैव टू मैनेज। मैं जल्दी से जल्दी उसको ओवरकम करने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होएगा अगर कोई थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आए, क्योंकि आज ऐसा कुछ हुआ है अभी पिछली क्लासेस में भी हल्का सा। तो इनके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को अपने मुताबिक ड्यू टू मैनिपुलेशन बाय द वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, बाय द वे ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा, बाय द वे ऑफ जस्ट एडजस्टिंग द डेटा। जब हम ये सब अगर कर पाएंगे, देन द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो इससे रिजल्ट अफेक्टेड होने लग जाएंगे। दैट इज वाई सम पीपल सेज द फिगर्स कैन प्रूव नथिंग, और फिगर्स कैन प्रूव एनीथिंग। कि अगर आप उसको मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, तो आप उससे कुछ भी प्रूफ करा सकते हो।
Yes, are you getting the voice? Please.
Yes, now you are getting the voice. Please confirm. I think now it is clear. Please respond. Yes, sir. Yes, then we can start. तो अब जिनका जिनका नो है वो अपने हिसाब से अपने माइक को देख ले. ठीक. If somebody is getting and somebody is not getting, then it is not problem on my end. Okay. So don't try these type of tactics. Just know, just know, just know. If somebody is getting means it is okay. You have to adjust your system or some network issue at your end. If somebody is getting, then it is okay. So please don't make these type of noises. Be get clear. The class is for the help of you. If you just take advantage of these type of things as granted, that is not good. Those things are is just we are accommodating all these things for you peoples, and you are using these type of lapses as your chances, that it is not good. हो सकता है कई लोगों को नहीं आई, पर अगर कुछ को आने लगी then it is no issue. प्लीज प्लीज ट्राई एट योर ऑल्सो. हो सकता है किसी के साथ कोई नेटवर्क इशू जैसे मेरे साथ हो रहे थे, पर सबके साथ बेटा नहीं होगा. तो आगे तो फिर अधिकतर लोगों को आएगी. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से अपनी बात पर. तो ये जो 2 पॉइंट थे, तो टाइम इसमें बहुत हो रहा है हम लोगों का. जो टाइम 2 पॉइंट थे ये कि फिगर कैन प्रूव एनीथिंग, फिगर्स कैन प्रूव नथिंग. I think they are quite clear because all these results can be drawn from the base of the data, and if data is collected with the intention to reach a particular result, or it is gets to manipulated to uh, and it is manipulated to use the desired results, then we can say the data can prove anything. Anything means we desire, and data can prove nothing means they are far more away from the real things, far more away from the real things. Far more away from the real things. If it is far more away from the real things means it can prove nothing. These two things we have similarly contradictory but reach to the same end. एक ही एंड पर जाते हुए दोनों इनमें आपको केवल व्यू पॉइंट का चीज बात की है. नेटवर्क का बहुत सारा इशू चल रहा है, इसलिए मैं भी कैमरा भी नहीं खोल रहा हूँ कि इससे बहुत ज्यादा लोड भी होगा बड़े नेटवर्क के ऊपर. तो we will try to make our class successfully just audio. So then now we are going to discuss the relation of stars with different branches or the other disciplines. चला गया. Hello. Yes. Then now we are going to try the relation of stars with other type of interdisciplinary branches, different branches. So first the relation of stars with the economics. So what economics do? Economics do have the what economics do? By the help of the economics theories and the collected values of some economics give you an idea to develop some policies. So when we are able to collect this data in the state form, then we are able to apply the economics in a more correct. Is it clear? इसलिए at start we have when we have started the studies, what was the first quote or the second quote we have written? That the statics is the science of kings. याद आ रहा है आपको कि शुरुआत में जब हम लोगों की क्लास शुरू हुई थी तो हम लोगों ने क्या एक कोट लिखा था? द स्टैट्स इज द साइंस ऑफ किंग्स. मतलब
राजाओं का विज्ञान है। तो जब इसका स्टार्ट हुआ था, तो why it is said to be it is the science of kings? Because the rulers or the persons who are able to make the policies use different stats for the welfare or for the control of its regime or for the welfare of the peoples who are residing in their regime. That is why it is said to be the science of kings. ठीक. Now what economics do? The economics deals with the issues which are very larger in nature, regarding the unemployment, regarding the population, regarding the income, regarding the flow, all these type of things, regarding the demand, regarding the supply. तो जितनी भी आपने इकोनॉमिक्स की सारी बातें आनी शुरू हो गई. So what you need to implement, or what do you need to operate all these economics principles and get better results? You need some data. And data are the source. यही stats है. तो stats का economics में पूरा का पूरा यूज है. डोंट गेट बॉदर, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हो रहा है आज. तो इज इट क्लियर इकोनॉमिक्स में यूज? इज इट क्लियर? यस, एनीबडी हैव रिस्पॉन्स? आप यस नो कुछ भी बोल सकते हैं. द यूज ऑफ स्टैट्स इन द इकोनॉमिक्स, you can write in chat also. The point regarding the relation of statistics with economics, is it clear? Is it clear? Yes, sir. चलिए, तो आगे बढ़ जा रहे हैं जल्दी से हम लोग. Now the stat and mathematics, the relation between the stats and mathematics. जैसे स्टेट्स में आगे बढ़ेंगे, यू विल सी द यूज ऑफ एवरेजेस, द यूज ऑफ कोफिशिएंट, and while getting the values of these averages and the coefficient, the mathematics are going to be used, or some mathematical type of data can be evaluated on the basis of statistical principles or the statistical values which you have collected as data. This is the clear-cut relation between the stats and maths. Second, in the modern theory, two principles are developed in the stats, which is the just outcome or the source which is driven from the mathematics. जो हमारी अभी स्टैट्स चाहिए, उसमें मॉडर्न स्टैट्स में दो प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि आपने वर्कआउट किए हैं मैथ से. मैथ ने इनको प्रोवाइड कराया है फॉर द स्टैट्स. और ये किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. अच्छे से इसको नोट डाउन करते जाइएगा. किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. वन is the inertia of large number, the law of inertia of large numbers. And second, the law of statistical regularity. ये इतने ज्यादा प्रिंसिपल अडेप्टेबल हो गए हैं कि वी आर सेइंग एज द लॉ फॉर द स्टैटिस्टिक्स. स्टैट्स के लिए लॉ की तरह काम कर रहे हैं. कौन कौन से? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, एंड सेकेंड लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. किस पे बेस्ड है? ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मींस मैथ्स. मैथ्स से ड्रिवन होकर के स्टैट्स में आए हैं, गोइंग टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली. तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, व्हाट इट सेज means if events happen so many times, if any events happen so many times, then the regularity of the stats is quite more accurate, more reliable. कि जैसे अगर हमारे को पॉइंट को टॉस करना है, तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर और गुड प्रोबेबिलिटी 50%.
5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए। Law of statistical regularity is the number of events you toss the coin. अगर आप 2 बार कॉइन टॉस करते हो और दोनों बार हेड आ जाता है तो आपका क्या इन्फ्लुएंस बनेगा? चांसेस ऑफ हेड इज सो मोर। ये जो है हमारा कॉइन है, इसमें हेड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ आपका बन सकता है व्यू पॉइंट। बट एज यू मेक इवेंट्स मोर एंड मोर, जितने ज्यादा इवेंट्स आपके ज्यादा होंगे, इट गिव्स द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू वेरी नियर फॉर द 50% परसेंटेज जो आपका नॉर्मल परसेंटेज होता है। बेसिक चांसेस क्या है, बेसिक परसेंटेज आप क्या बोलोगे? अगर आपको एक बार भी सिक्का उछाला जाए तो आप क्या? हाँ यार, जा सकती है, जा सकता है। तो अगर ये एक बार में आती है, यस, तो अगर ये एक बार में ऐसा ही आ रहा है to the cost of 10 is multiplied by 2. बट ये इतना ऑथेंटिक इसलिए नहीं होता कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज द प्रोबेबिलिटी। इसका उत्तर then if we talk यस, हाँ बेटा, बीच में कनेक्शन का दिक्कत हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ बार बार आज कुछ थोड़ा सा, इसलिए आपको ये बीच में आवाज चली जाती है और कहीं पिक्चर चली जा रही है। ठीक, तो नाउ आई थिंक इट इज गेट रिस्टोर्ड। ओके, देन वी प्रोसीड फर्दर। तो मैं ये बोल रहा था कि इफ द मोर एंड मोर टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, the chances of statistical regularity is going to be increased. तो लॉ क्या बोलता है? द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मींस इफ यू चूजेस योर यूनिट्स कि जिन पे आपको काम करना है, ये जितनी ज्यादा से ज्यादा होते चले जाएंगे, द वैरायटी ऑफ सच यूनिट्स गेट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल पॉपुलेशन। And if the variety of such units are going to be included in the population means the statistical regularity is going to be reflect in your data. बात समझ रहे हैं ना आपका? अगर आपकी क्लास है और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का मुझे देखना है कि कैसा क्राइटेरिया है, तो जितनी ज्यादा बच्चों को हम सेलेक्ट करें फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, देन वी गेट द मोर क्लियर एंड ऑथेंटिक रिजल्ट। 2 बच्चे मैंने ले लिए, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पूरी क्लास का रिजल्ट क्या निकलेगा? बहुत अच्छे हैं। जबकि ऐसा नहीं होगा, और 2 इत्तेफाक से मैंने ऐसे ले लिया कि जो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ लाइन है, तो क्लास का रिजल्ट क्या निकलेगा? कि क्लास अच्छी नहीं, ये भी सही नहीं है। दैट इज वाई आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी वर्क्स। तो ये कहां से आपको प्रिंसिपल मिला? फ्रॉम द मैथ्स, फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकेंड,
the law of inertia of large number. The law of inertia of large number, ये क्या रिलेशन शो करता है with the state and the math? What is this inertia of large number? When you are going to make any study on any population which is just around of you can say that in the number of lakhs, then it is so difficult to do that. आपकी क्लास की संख्या अगर 40-50 के बीच में है, 60 तक है, तो कोई स्टडी करना आसान है. अगर यही हो जाए कि पूरे कानपुर के स्टूडेंट्स पे किया जाए तो ये नंबर्स लाख में होंगे. तो इन स्टडीज को करना मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर मनी कंज्यूमिंग. देन आप क्या करोगे? यू टेक द सैंपल्स, एंड सैंपल्स विच आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. कि जैसे कभी आप किसी सब्जी की दुकान पर जाओ और उससे बोले यार मुझे ये वाली लेनी है, तो आपको वो कोई 2 पीस उठा के दिखा देगा, भैया ये देखो ताजी है. What he's doing? He is providing you the sample of the total collection of such vegetable which you are willing to purchase. Same in the case of the statistical study. आप क्या करते हो कि अगर आपके पास 1 लाख नंबर है तो उसमें से कुछ लोगे आप, कुछ हजार या कुछ 500, कुछ, तो ये जो कुछ है that is called the sample. और सैंपल में आपका कोशिश होगा कि the representation of the total population is to be covered. So the law says if the inertia of large number, that if your sample size is bigger, then the chances of statistical result accuracy is increases. ये भी आपको मैथ से मिलता है. The repetitive action, इसके पीछे भी क्या चीज काम कर रही है? repetitive action. क्योंकि जहां आपने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस को बढ़ाया, what you have provided more and more values, more and more chances to various units to get included. दूसरी बात इसके साथ क्या होती है? for the samples, and such thing you have done randomly. If this inertia of large number law is performed with random selection, this equal chance of get selected for every unit of population, कि हर एक के पास सेलेक्ट होने का पूरा मौका हो, then the chances of accuracy is going to be increased. ये दोनों लॉ आपको कहां से मिल रहे हैं? मैथ से. ये प्रोबेबिलिटी के लॉ है which is going to be included for the purpose of stats, because stats is also a type of numbers, collection of numbers and dealing with the numbers. So where the numbers, there is stats, there is a math also, there is a probability also. Is it clear the relation between the stats and maths? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. Is it clear? 2 लॉ भी इसके साथ हमारे डिस्कस हो गए. Is it clear? Is it clear? Yes बेटा. Anybody would response? रिस्पॉन्स करते चलिए आप. तो मुझे लगेगा कि कुछ जा भी रही है, क्योंकि नेटवर्क के कारण ये भी डाउट चल रहा है कि इज देयर इज एनी लैप्स बिटवीन द डिस्कशन. कुछ 1-2 मिनट के लिए आप ब्रेक हो, कोई चीज छूट गई हो, कोई डाउट हो, तो वो आप रेज कर सकते हैं. यस बेटा. एनी डाउट यू हैव? Please, any doubt you have regarding the relation between the stats and maths? No. Then we can proceed further. Further is the next point, stats and the physical sciences. Stats and the physical sciences. ये जो साइंस आपकी प्रिवेल कर रही है, इनका स्टैट रिलेशन बनता है क्या? Is there any relation? Yes, बनता है. साइंस के अपने लॉज हैं, उसके हिसाब से वो काम करती हैं. पर अगर कई सारे रिजल्ट्स उनके पास हैं तो उनके बीच में कुछ एवरेज वैल्यूज क्रिएट करके वो एक प्रेडिक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं. Here is the use of stats. What the results are produced by the normal physical sciences is the outcome of the theory of such physical sciences. And that may be
you can say very clearly defined in the terms of figures. तो अगर कोई भी चीज फिगर्स के टर्म में डिफाइंड है तो इट possess some numeric values. अगर उनमें न्यूमरिक वैल्यूज है then statistical laws can be applied on it. Statistical tools can applied on it for the purpose of any future prediction, for the purpose of any other things. The possibility of this use of stats is also lie with the physical sciences. Now, last and most important point. Because the relation between stats towards the economics, towards the maths, a new science is developed, a new type of theoretical, you can say the innovation is developed, which is called econometrics. ECONOMETRECS, econometrics. इसने क्या किया है मिलके कुछ नए फॉर्मूलाज, नई तरीके की चीजें, नए तरीके के इकोनॉमिक मॉडल्स, न्यू relationship type of models, and just cracking any complex problem into some small pieces and finding out his solution with the help of mathematical models and the help of with इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. इनको सबको स्टैट्स के साथ मिला के जब आप काम कर रहे हो तो एक नई ब्रांच आपके लिए डेवलप हो गई बाय द हेल्प ऑफ द स्टार्स, दैट इज द इकोनोमेट्रिक्स. इसमें कहाँ कहाँ पर आप काम कर पाते हो? इन द ग्रोथ मॉडल्स, राइट डाउन, इन द प्रोडक्शन फंक्शंस, इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. These are the some areas where econometrics works so efficiently. And what is the econometrics? The outcome of the correlation between the mathematics, economics, and stats. Now you see the relation of stats between type of different subjects which are prevailing or theories which are prevailing, and its outcome in the terms of econometrics. ये एक नया ब्रांच मिला स्टैट्स को. नाउ यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो रही है. तब हम लोग बिल्कुल ही एक नया पॉइंट डिस्कस करते हैं. आप लोगों ने क्या देखा कि स्टैट्स कैन प्रूव एनीथिंग और स्टैट्स कैन प्रूव नथिंग. ये जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थे इस पे डिस्कस हुआ. देन द रिलेशन ऑफ स्टैट्स विद डिफरेंट ब्रांचेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्टैट्स, हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क. अब तक आप ये समझ गए स्टेट्स की शुरुआत कैसे हुई, स्टेट्स में बाकी सारी क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, लिमिटेशन क्या है, दूसरों के साथ रिलेशन क्या है, सब समझ गए आप. तब इसका प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए, कैसे काम करेगी ये, क्या क्या करोगे आप. तो फटाक से 8-10 पॉइंट्स आप फटाक से लिख लें. मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द डेटा, व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होगा उसका. नंबर 1, द ऑब्जेक्ट एंड द स्कोप. Number 2, the nature or type. Number 1, object and scope. Number 2, nature and type. Number 3, extent of accuracy. Number 4, statistical unit. Statistical unit. Number 5, source of data. Number 6, method of collection. Number 7, designing the questionnaire. Sir, please repeat from first one because I lose my connection. ओके बेटा, मैं सारे एक बार दोबारा दोहरा दूंगा. अभी एक लाइन से सारे लिखते चले जाइए, ठीक है. जहां पे आप हैं वहीं से आगे बढ़ जाइए, बाद में मैं एक बार पूरे रिपीट कर दूंगा. तो वी वर ऑन द 6th पॉइंट, दैट वर द मेथड ऑफ कलेक्शन. On the 7th, designing the questionnaire or schedule. And the 8th, editing of data. 9, organizing the data or analysis of data.
and 10 the presentation. These are the, you can say, the process step by step working in the stars. फिर से मैं दोहरा देता हूं. पहला ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, सेकंड नेचर एंड टाइप, थर्ड एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी, फोर्थ statistical unit, fifth source of data, sixth method of collection, seventh designing the questionnaire or schedule, eighth editing the data, ninth organizing the data, and 10th presentation. ये 10 पॉइंट पे बात हो गई कि इसके थ्रू यू कैन गो और इंटरवीन इन द डेटा फॉर योर इन्वेस्टिगेशन. इसीलिए तो हम सारा काम करते हैं स्टेट्स पे. हमको जब काम करना है तो सबसे पहला काम, मेरा ऑब्जेक्ट या स्कोप मुझे पता होना चाहिए. ऑब्जेक्ट मीन्स द व्यू पॉइंट और द मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन विच यू हैव, एंड स्कोप मीन्स द एरिया in which you are going to collect the regarded source of information which is finally going to be changed in the form of data. बात समझ आ रही है कि जैसे एक व्यू क्वेश्चन हो ये कि किसी एरिया में जो यील्ड है उस पर आपको ये जानना है कि ये कम है, ज़्यादा है, कैसी है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट. नाउ द स्कोप, ये स्कोप वो एरिया डिफाइन करेगा कि कहाँ पर, दैट इज द स्कोप. कि पूरे कानपुर में आप करने जा रहे हो, कि कानपुर की 2 तहसीलों में करने जा रहे हो, कि पूरे यूपी में करने जा रहे हो, दैट इज द स्कोप. कहाँ तक, या ये जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, ये जब इनका अलग अलग होता है, रबी, खरीफ और ज़याद, इनमें से कब किस पर करने जा रहे हो, दैट यू कैन से द स्कोप. कि हम केवल खरीफ पे काम कर रहे हैं या हम केवल रबी की फसलों पे काम कर रहे हैं. दैट इज द एरिया, द स्कोप. कहाँ तक जाएंगे आप, ये भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. वरना जैसे ही आपने बोला कि मुझे यील्ड से रिलेटेड है, तो ढेर सारी फसलें हैं, उनके अलग अलग समय है, उनमें होने वाली चीजें अलग अलग हैं, होने वाला एरिया बहुत बड़ा है, तो यू हैव टू डिफाइन इट. ये आपको क्या करेगा, स्कोप देगा. और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस पर सिंचाई पे काम करना है, कि बीज पे काम करना है, कि किसी टाइम पेयर के कंपैरिजन पे काम करना है. मतलब बेसिक बात यह है कि समस्या, ऑब्जेक्ट किसका आउटकम है, किसी समस्या का. कैसे कोई आदमी ऑब्जेक्ट बनाता है बिल्कुल सिंपल टर्म्स में. अब आपके नंबर कम आ रहे हैं, तब आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि पिछली बार मुझे ये नंबर ज़्यादा लाने हैं. तो जब नंबर ज़्यादा लाने हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो गया, तो स्कोप क्या करें, कहाँ तक करें, किस रीडर को पढ़ें, किस टीचर को कांटेक्ट करें, सिटिंग आवर्स कितने हों, ये सारा आपका प्रॉब्लम से कनेक्ट होता है. द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम. देन द स्कोप, कहाँ तक करना है. देन द नेचर एंड टाइप, कि अब ये जो डेटा आप कलेक्ट करोगे इसका नेचर और टाइप कैसा होगा, यह भी आपको देखना है कि ये किस नेचर का है, किस टाइप का है. समझ आ रही है. अगर हम लोग यील्ड के ही उस पर बात करें और हमारा फोकस हो कि हमें गेहूं वाले पे काम करना है, तो मेरे लिए चावल से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड या दालों से रिलेटेड डेटा, भले उसमें बड़ी अच्छी उपज हो, वो काम का नहीं. तो नेचर देखना है और उसका टाइप देखना है. ठीक. देन द एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी, देखना है कि जो मुझे रिजल्ट चाहिए, हाउ एंड व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट एंड अप टू विच लेवल. जितना ही ज्यादा मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए कि जिस पे मुझे बहुत ज्यादा रिलाई करना है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी. उसी हिसाब से हमारा डेटा सिलेक्शन हो, डेटा कलेक्शन हो, और फाइनली जो टूल्स हम लगाएं उसमें मार्जिन ऑफ सच एरर को रिड्यूस करते हुए चले. कितने % तक रिड्यूस करनी है. हम बोलते हैं ना कि हाँ यार ये काम अगर 50% तक हो गया तो समझो ठीक हो गया,
तो what we are stating at that time, we are stating that the 50% you can say the extent of accuracy. बोलते हैं ना हम कि यार इसको मैंने ये जो है वो ये काम करने को लिए दिया था, अगर इसने आधा भी कर लिया तो ठीक है, मतलब हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि इसकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी 50% हो तो भी काम चलेगा। ऐसे हर रिसर्चर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी जो प्रॉब्लम है या स्टैट्स पे जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहिए। तो अगर हमारा आउटकम बोलता है कि 70%, तो हम बोल सकते हैं हाँ हमें तो 60% तक की एक्यूरेसी वाज ओके, देन द रिजल्ट आर अप टू माय स्टैंडर्ड। तो extent of accuracy you have to decide. Clear? Then you are going to match it with the output of the data collected and the tools applied. Now the statistical unit. अब ये statistical unit क्या हो, ठीक है ना, कि अब आपके लिए जो ये डेटा है इसको अब आप फर्दर और डिफाइन कर रहे हो। अभी तक आपने क्या डिफाइन किया, अपनी समस्या को डिफाइन किया, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, अपने स्कोप को डिफाइन किया कि कहां तक करेंगे, उसके हिसाब से आपने डेटा के नेचर को देखा, उसके टाइप को देखा और अपनी ही बात की कि हाँ इस लेवल तक आ जाएगा तो भी हम ठीक मानेंगे। अब आप कहाँ जा रहे हो कि यूनिट कैसा हो, ये जो डेटा में हम यूनिट कलेक्ट करेंगे ये कैसा हो, स्टैटिस्टिकल यूनिट कैसा हो और क्या हो। अगर यील्ड पे हम जा रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस यील्ड में हम कितने लेवल तक की खेती जिनके पास है उनको शामिल कर रहे हैं, दैट इज द यूनिट। अगर हमारा रिसर्च या हमारा डेटा या मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है कि रेनफॉल से रिलेटेड हमारा आउटपुट ऑफ और द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड मुझे देखनी है विच इज कनेक्टेड विद द इरिगेशन ड्यू टू द रेनफॉल, तो मेरा डेटा का यूनिट क्या होना चाहिए, द फार्मर्स विच आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। समझ आती जा रही है बात। तो ये स्टैटिस्टिकल यूनिट भी हम डिफाइन करेंगे, कितना बड़ा हो, कितने बड़े बड़े खेतों के हमें एरिया बनाए, तब तो डेटा इकट्ठा होगा ना। तो these are the things you have to define on further. Now the source of data, ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से, दैट इज द सोर्स ऑफ डेटा। ये मिलेगा कहाँ से, तो बेसिकली डेटा का सोर्स दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आगे हम लोग देख लेंगे। तो ये सोर्स ऑफ डेटा आपका कैसा हो, कहाँ से हो। नाउ द मेथड ऑफ कलेक्शन, इसको कलेक्ट कैसे करोगे आप, व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन, किस मेथड से कलेक्ट कर रहे हो। तो इनके कलेक्शन के मेथड्स वो भी आगे डिस्कस होंगे आपके साथ। अभी इन पॉइंट्स को आप समझते जाइए, दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो और एनी पर्सन हु आर डीलिंग विद द स्टेप्स और द रिसर्च हैव टू फॉलो। तो आपको सोर्स पता चल गया कि डेटा मिलेगा कहाँ से, फिर जब हमको ये पता चल गया कि ये चीज़ यहाँ से मिलेगी तो मुझे ये भी फिर फर्दर जानना है कि इसको हम पाएं कैसे, दैट आर द मेथड्स। अब आपको कोई बता दे कि भाई ये जो आम है ये इस बाजार में बड़ा सस्ता मिलता है, नाउ यू हैव गेट द सोर्स। तो आप फौरन उससे पूछोगे भाई वहाँ तक पहुँचे कैसे, रास्ता क्या है, और लाएं कैसे, झोले में लाएं कि उसमें लाएं कि किस चीज़ में लाएं, दैट आर द मेथड्स, दोज आर द मेथड्स। तो you have to know the source of such data which you are on which you have to work on, as well as you have methods which is more appropriate and correct for your work purpose. अब अगर डेटा को कलेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, एक क्वेश्चनर या शेड्यूल चाहिए, ठीक है। अगर प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चनर या शेड्यूल चाहिए। वो क्वेश्चनर में आपसे कुछ सवाल पूछता है, आप देखते होंगे, आपने कई क्वेश्चनर देखे होंगे, ये चीज़ आपको पसंद है, नहीं पसंद है, क्या है, ठीक। तो ये जब आपके साथ सारी बातें होती हैं, आप बोलोगे हाँ पसंद है, तो उन्होंने रिकॉर्ड किया कि इन्होंने बोला हाँ पसंद है। वैसे बहुत सारे वाले पसंद, बहुत सारे वाले एवरेज, बहुत सारे वाले बहुत ज़्यादा पसंद, दैट क्रिएट अ डेटा वैल्यू फॉर द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन द
अडेप्टेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस और एनीथिंग, उसके लिए वो डेटा बन जाता है। तो उसे कलेक्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर आप ऐसा बनाएं विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर पर्पस। उसकी डिजाइनिंग ऐसी हो कि आपके लिए जो सुटेबल आंसर्स हैं उनको वो ड्रॉ करा पाए, उनको वर्कआउट करा पाए। तो डिजाइनिंग द क्वेश्चनर और डिजाइनिंग द शेड्यूल। The next step. Up till now you have collected the data. Now edit such data. अब उसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको कि ये जो डेटा आप कलेक्ट करके लाए हो, क्या कोई इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट एज सच यूजफुल, तो आप उसको हटा सकते हो। या जो आपको ये डेटा का पूरा वैल्यूएशन मिला, इनको आप डिवाइड कर सकते हो इन सम पार्ट्स। दैट इज द एडिटिंग, कि जिसके ऊपर हम बड़े अच्छे से अपनी सारी प्रिंसिपल थ्योरीज और स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई कर पाए। दैट इज एडिटिंग। नाउ ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने एडिटिंग भी उसकी कर ली, छांट लिया, मिला लिया, किससे या किसके पास से आया है वो सारा सब कुछ कर लिया। अब उसको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज आपने देखा होगा जैसे टेबुलेशन और ये सारे काम जब आप कर दोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से उसमें फॉर्म में आपको प्रेजेंटेशन उसका मिल जाएगा। देन यू कैन वर्क अपॉन इट। ये जो आप स्टैटिस्टिकल टेबल्स देखते होगे तो ये ऐसे ही तो बनती है कि एक ने ढेर सारे डेटा इकट्ठा करके लाया, फिर उसमें से कुछ एडिटिंग हुई, फिर उसके बाद में से कुछ ऑर्गेनाइज करके कुछ टेबल्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया। अब जब ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन यू कैन फर्दर मेक ए एनालिसिस ऑन इट और मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ इट। इतना काम आपका स्टैट्स करती है पूरा। दीज आर द स्टेप्स। अब उनकी आप एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब आप अपने सारे टूल लगाओ कि क्या इनमें कोई एवरेज वैल्यू है तो कौन सी है और कहाँ तक अप्लाई होगी, क्या रेंज है, कितना डिविएशन है, क्या कोई रिलेशन है इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, और रिग्रेशन है। तो ये सब आप कब कर पाओगे, जब आपने ऑलरेडी इन स्टेप्स के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करके उसको अपनी पर्पस से बिल्कुल सुटेबल बना लिया है फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल वर्क। एंड दीज आर द स्टेप्स टू इंटरवीन इनटू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन इन द process of the statistical investigation? No. Oh, sir. Okay. तो यहाँ तक की हमारी आपकी बात हो गई। ठीक, अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एक चीज आई थी, द यूनिट्स। तो यूनिट ये कैसी हो सकती है बेटा? यूनिट आपकी सिंपल यूनिट्स भी हो सकती है। जैसे अगर आप किसी दूरी को नापने जा रहे हो तो माइल के टर्म्स में, यार्ड्स के टर्म्स में, फुट के टर्म्स में। किसी वजन पे आप काम कर रहे हो, देन मे बी द इन टन, क्विंटल और किलोज। इफ यू आर वर्किंग ऑन द मोनेट्रिकल एस्पेक्ट, देन मे बी द रुपी, डॉलर और समथिंग। इन द टाइम एस्पेक्ट मे बी द आवर, सेकेंड, वट। अब ये यूनिट बेटा कंपोजिट भी हो सकती है। इफ योर रिसर्च वर्क और योर डेटा रिक्वायर गेट टू बी कंपोजिट। ये कैसे हो सकते हैं? जब कई सारी चीजों का एक साथ काम हम करते हैं, देन इट बिकम्स द कंपोजिट यूनिट। जैसे पर कैपिटा इनकम। नाउ व्हाट इज दिस पर कैपिटा इनकम और द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर? ये कौन सी यूनिट बेटा हो गई? ये यूनिट हो गई कंपोजिट। क्योंकि अगर आपने एक डेटा दिया कि कानपुर की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतने हजार है पर किलोमीटर, तो ये कंपोजिट यूनिट है। किसी भी जगह से आप नापें 1 किलोमीटर, तो हो सकता है ये वैल्यू आपको ना मिले, इससे कुछ ज़्यादा मिले, इससे कुछ कम मिले। अगर आप किसी पॉश एरिया में चले जाएंगे तो हो सकता है ये जो आपने निकाला डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर, इससे कम वैल्यूज मिले। और किसी थिकली पॉपुलेटेड एरिया में चले जाएं तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपकी एवरेज वैल्यू से कुछ ज़्यादा मिले। बात समझ आ रही है? तो दिस इज द कंपोजिट यूनिट। अब अगर हमें कई सारों की पॉपुलेशन के ऊपर काम करना है, कई सारी शहरों के, तो हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर मीटर रिगार्डिंग दैट सिटी
इस तरीके के डेटा यूज करते हैं, देन इट इज द कंपोजिट यूनिट। पर कैपिटा इनकम को अगर हम यूज करें, मीन्स द इनकम ऑफ टोटल ऑफ दैट सिटी और दैट एरिया और दैट कंट्री डिवाइडेड बाय द पीपल रिजाइडिंग इन दैट एरिया, तो पर कैपिटा इनकम आ गई। पूरी इनकम हमने अगर कानपुर की जोड़ी और उसमें से जितने रहने वाले उनका भाग दे दिया, तो हमें पर कैपिटा इनकम ऑफ कानपुर मिल गई। तो ये डिफरेंट भी होगी हर आदमी के ऊपर। बात समझ आती जा रही है? दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट यूनिट, मीन्स द एवरेज वैल्यूज। ये पहली यूनिट मैंने आपको बोली सिंपल यूनिट्स, दूसरी यूनिट मैंने बोली कंपोजिट यूनिट। और हमारा क्वेश्चन प्रोसेस में क्या था पॉइंट, कि वी आर फर्स्ट टू डिफाइन द यूनिट्स। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यूनिट को डिफाइन करने का क्या पर्पस है। वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर हम पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीज पे काम कर रहे हैं, तो हमारा यूनिट पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटी होगा, ना कि द इनकम ऑफ एवरी पीपल। इज इट क्लियर regarding the units? Is it clear beta? Yes, sir. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सोर्सेस, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सोर्स मैंने पहले भी बोला आपको, सोर्स दो ही रहेंगे आपके पास। डेटा दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जब ये समझ आ जाएगा तो सोर्स भी समझ आ जाएंगे। Primary data which is collected first time, secondary data which is already collected by some persons, peoples or any institution and used for the purpose of other persons or other researchers, that is secondary. तो ये बेस है। तो प्राइमरी आपको अभी हम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, एकदम सिंपली। द प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, मीन्स इट इज ओरिजिनल। Why it is original? क्या सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल है। Why it is original? Because we reach to the origin of such data. उसके ओरिजिन तक हम पहुंचे हुए हैं। पहली बार लेंगे ना तो कोई क्वेश्चनर बनाएंगे, कोई शेड्यूल बनाएंगे और लोगों तक जाएंगे, या उनके पास जाएंगे जिनसे मुझे इस पर रिक्वायर्ड आंसर्स चाहिए। तो हम ओरिजिन तक पहुंचे, दैट इज वाई इट इज ओरिजिनल। ठीक, एंड कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, दैट इज प्राइमरी, मतलब शुरुआत से पिक किया हुआ है। नाउ सेकेंडरी विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड, जो हम पहले कलेक्ट कर चुके हैं और अब कोई आकर के हमारा कोई रिसर्च वर्क है, कोई हमारी थीसिस है, कोई हमारा आर्टिकल है, या मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उनको मांगे हमसे या उनका यूज कर ले, तो ये प्राइमरी नहीं है क्योंकि तो पहले हो चुका है, मेरे काम को पिक किया हुआ है, देन इट इज सेकेंडरी। जैसे किसी न्यूज़पेपर में कुछ छपे, किसी न्यूज़ में आप कुछ सुन ले, किसी कंपनी की कोई रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, ये सब सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा है। ठीक, अभी हम केवल आपको सोर्स ऑफ डेटा के लिए इतना बता रहे हैं। इसके सारे तरीके हम आपको लिखवा देंगे कि क्या प्राइमरी में आएगा, क्या सेकेंडरी में आएगा। ठीक है, फिर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सेपरेटली डिस्कस होगा आपसे, एकदम अलग। नाउ द डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनियर, ये सेपरेट एक सेशन का काम है। ठीक है, तो आज आपने पूरे प्रोसेस के विषय में जाना और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग की फर्दर आगे बढ़ रही हैं। और आगे कल के सेशन में हमारा काम होगा कि वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर द टाइप्स ऑफ डेटा इन मोर इंटेंसिव मैनर, as well as further the methods of collection of these data which are primary and secondary. ये हमारा कल का टॉपिक होगा, तो इनको थोड़ा देख के आइएगा। ओके, देन if it is any query regarding the session which is proceed today, is there any query? तो may feel free to ask it. No. ओके, और कल आपको मेल 10 मिनट पहले मिलेगी, तो प्लीज गेट इन टच विद योर मेल अकाउंट। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Thank you, sir.